देखिए, अभी तक हम लोगों ने भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति की शुरुआत से चैप्टर शुरू किया था और उसमें 3 पार्ट में बताया था। इसके बाद हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस शुरू किया, उसको 3 पार्ट में बताया संविधान का। अब हम भारत में बैंकिंग इकोनॉमिक्स का शुरू किए थे, बैंकिंग चैप्टर, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य तक हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब आगे वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में, कुछ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में और जो बैंक से रिलेटेड परिवर्तन हो रहे हैं, बैंकों का आपस में विलय कर रहे हैं, उसके संदर्भ में थोड़ा बहुत देखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ा जीएस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं और इसलिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के पीछे कारण ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पीसीएस का तो पेपर दे ही रहे हैं, पीसीएस के अतिरिक्त और भी जो कंपटीशन आ रहे हैं या आगे आएंगे, जैसे कि लेखपाल का आना या और भी जो आएंगे, वो आप फॉर्म भरेंगे तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएस पूरी तरीके से आपका इसी में कवर अप हो जाए। तो अब आप देखिए वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में, तो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 अनुसूची में बांट रखा है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके संदर्भ में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो इसमें पहला होता है अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा होता है गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत जो बैंक आते हैं और लगभग अधिकांश बैंक इसी में आ रहे हैं, उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर की दर, ये सारी दरों का पालन करना आवश्यक होता है। अब आ जाइए नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उनको रिजर्व बैंक के अंतर्गत तो सभी आते हैं, लेकिन नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं उसमें कुछ उनको ढील होती है। शेड्यूल्ड बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऋण भी देता है। उनको आवश्यक होता है कि वो अपने संचित कोष में 25 लाख रुपए की धनराशि रखें। नॉन शेड्यूल्ड बैंक में थोड़ी राहत दी जाती है, लेकिन रिजर्व बैंक उनको ऋण भी नहीं देता है, दे सकता है लेकिन नहीं देता है। तो इस तरीके से, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब आइए बैंकों के संदर्भ में, तो आपको पता ही है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिलाकर बना था। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का आपस में जब विलय किया गया, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का आपस में जब विलय किया गया 1921 में, तब इसका नाम पड़ा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, और जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो राष्ट्रीयकरण का मतलब तो सीधा सा होता है कि सरकार उस निजी क्षेत्र के बैंक को खरीद लेती है, उसकी सारा शेयर खरीद लेती है। लेकिन यहाँ स्टेट बैंक के साथ दूसरी स्थिति थी। स्टेट बैंक के कुछ शेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी खरीदे थे। इसीलिए इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जहां जहां शाखा नहीं होती है, वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विशेषताएं देख लीजिए, इनके मुख्य बातें देख लीजिए। तो पहला तो ये देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टैग लाइन है वो है विद यू ऑल द वे, ये इनकी पहली टैग लाइन है। इसके अलावा भी कई टैग लाइन है। दूसरी चीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसके 7 अन्य सहायक बैंक थे, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वो जो अन्य सहायक बैंक थे वो वही लोगों का प्रयोग कर रहे थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। वर्ष 2008 से पहला तो जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसी समय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर,
इन दोनों को आपस में विलय कर दिया गया था और उसका नाम पड़ गया था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। वर्ष 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इसको मिला दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय कर दिया गया। इसके बाद आगे चलकर अब केवल 5 बैंक रह गए, लेकिन उन 5 बैंकों के साथ साथ भारतीय महिला बैंक 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी 5 सहायक बैंक रह गए थे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ आपका पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये सारे बैंक जो थे 2017 में मिला दिए गए और इसके साथ साथ भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया गया। इसको हम नोट कर दें, अगर आप कहें नोट। देखिए इसमें जो है जो 5 बैंक 2017 में मिलाए गए थे उसमें स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड बीकानेर, पूरा नाम जयपुर और बीकानेर। दूसरा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तीसरा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। अगला था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और अगला था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये बैंक 5 बैंक 2017 में मिलाए गए और इसके साथ ही साथ भारतीय महिला बैंक का भी विलय कर दिया गया। तो ये 2017 में और इसके विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 40,000 शाखाएं हो गई पूरे भारत में। अब देखिए स्टेट बैंक का मुख्यालय तो आपको मालूम ही है बम्बई में है। स्टेट बैंक ये जब सब मिल गया तो अच्छा भारतीय महिला बैंक जो है ये स्थापित ही हुआ था 2013 में और 1,000 करोड़ रुपए की पूंजी से ये स्थापित किया गया था। जब इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना क्यों हुई थी, इसकी स्थापना के पीछे कारण ये था कि महिला सशक्तिकरण का समय चल ही रहा है, तो महिलाओं को अधिक से अधिक वित्तीय रूप से उनको स्थापित करना, उनको बल प्रदान करना, इस उद्देश्य से किया गया था। तो अब देखिए कि भारतीय महिला बैंक 2013 में स्थापित हुआ, 1,000 करोड़ की पूंजी से बंबई में स्थापित हुआ, लेकिन इसका मुख्यालय जो था वो दिल्ली में था। भारतीय महिला बैंक पाकिस्तान और तंजानिया के बाद तीसरा बैंक था जो महिलाओं के लिए स्थापित किया गया था और 2017 में इस भारतीय महिला बैंक का विलय कर दिया गया। तो इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अब देखिए कि भारतीय महिला बैंक जो के विलय के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी बड़ा बैंक हो गया। ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरा थोड़ी सी जानकारी है। अब देखिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगला महत्वपूर्ण बैंक है वो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। आपको मालूम ही है, हमने पहले ही बताया था कि ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। 1894 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी, ठीक है। और भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक था। इस बैंक का बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी है। महात्मा गांधी का भी अकाउंट यहाँ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी अकाउंट यहाँ इसी बैंक में था। और ये बैंक स्थापित कहाँ किया गया था? लाहौर में। लाहौर में अनारकली बाजार एक है, वहाँ पर इस बैंक की स्थापना की गई थी और
जब ये बैंक स्थापित हुआ तो चूंकि स्वदेशी बैंक था तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अकाउंट खुलवाए। स्टेट पंजाब नेशनल बैंक इसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसको भारत लाया गया और इसकी अच्छा ये स्थापित भी किया गया था एक बहुत बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय द्वारा। तो लाला लाजपत राय ने इनकी स्थापना की और जब स्वतंत्र हो गया देश तो इसका मुख्यालय दिल्ली ले आया गया। और इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया है। ये 2 बैंक कौन कौन से हैं? पहला तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का जब विलय किया गया तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया। इस बैंक का जो एक टैग लाइन है, इस बैंक टैग लाइन जैसे स्टेट बैंक की टैग लाइन उस तरीके से इसकी है, इसकी टैग लाइन नोट कर लीजिए, द नेम you can bank upon, the name you can bank upon, ये पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हो गई। पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हो गया। अब आइए अगला बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीसरा लार्जेस्ट बैंक है। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी स्थापना देखिए 1908 में हुई थी और बड़ौदा में शिवाजी राव गायकवाड़ वहाँ के राजा थे, शिवाजी राव गायकवाड़, उनके द्वारा ये बैंक स्थापित किया गया था। ये जो बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसकी खास बात क्या थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 1908 में स्थापित हुआ। दूसरी चीज ये थी कि इसकी टैग लाइन जो है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो इस तरीके से इंडियाज इंटरनेशनल बैंक की टैग लाइन से, और यही कारण है कि इसकी शाखाएं भी जो हैं वो विदेशों में भी काफ़ी अधिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक का विलय किया गया। 2 बैंक कौन कौन से? एक तो विजया बैंक और दूसरा देना बैंक। आप देखिए जो विलय किया गया है तो भारत के कुल 27 बड़े बैंक का आपस में विलय किया गया और उनकी संख्या 12 रह गई है, जिसमें 10 राष्ट्रीयकृत बैंक जो थे उनका अभी विलय किया गया और 4 बैंकों में उनको समाहित कर दिया गया है। अब आइए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो टैगलाइन हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का आपका कितने विलीनीकरण हो गया, कितने बैंकों का विलय हो गया, ये प्रमुख बात हो गई। अब इसके बाद किन किन बैंकों का आपस में विलय किया गया है उसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें देखिए कि इसमें बैंक जो विलय किए गए हैं उसमें केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। केनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट बैंक पहला हो गया। दूसरा इलाहाबाद बैंक। अच्छा एक चीज जान लीजिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय ऐसा नहीं इलाहाबाद में है, इसका जो मुख्यालय है कलकत्ता में है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये आता है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है। तो इलाहाबाद बैंक जो है ये जो है कि स्वदेशी बैंक है। इलाहाबाद बैंक के साथ कौन सा बैंक मिलाया गया है, तो इसके साथ मिलाया गया इंडियन बैंक। ठीक, इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक हो गया। अब अगला देखिए, मुख्यालय कलकत्ता लिख लीजिएगा। अगला है आंध्रा बैंक प्लस कारपोरेशन बैंक, और तीसरा है यूनियन बैंक। ये विलय कर दिए गए। ठीक है, 2 बैंक ऐसे हैं जिनका किसी में विलय नहीं किया गया। ये कौन से? एक तो हो गया सेंट्रल बैंक
ऑफ इंडिया, ये अलग है, और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों अलग हैं, इनका किसी में विलय नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद केनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक का विलय किया गया, या इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक आपस में विलय कर दिए गए, अब इंडियन बैंक ही रह गया है, इनका विलय कर दिया गया है। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक का आपस में विलय कर दिया गया है। तो इस तरीके से इन बैंकों का विलय किया गया और बैंक कुल 27 थे जिनकी संख्या घटकर 12 रह गई है। ठीक है, तो ये एक बैंक और हम बताना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखिए क्यों है कि एक बैंक स्थापित किया गया था उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, और उस बैंक का नाम था, पहले वो बैंक नहीं था, पहले IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, केवल उद्योगों के लिए था। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 1964 के बाद फिर इसको आगे चलकर निजी क्षेत्र का बैंक बना दिया गया, तो निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में ही काम करने लगा 2005 में। इसके बाद आगे चलकर अभी IDBI बैंक LIC में मर्ज कर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1964 में स्थापित किया गया था IDBI बैंक और वर्तमान में ये LIC के साथ मिला दिया गया है, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये तो आपका हो गया बैंकों का मर्जीकरण और प्रमुख किस तरीके से इनका विलीनीकरण हुआ था, किस तरीके से मर्ज किए गए थे। अब आ जाइए कि कौन कौन से बैंक, ये तो बैंकों की विशेष बात होगी, मुख्य बैंकों की बातें हो गई। अभी आप आ जाइए कि भारत में विदेशी बैंक कैसे काम करते हैं या भारत के बाहर। तो आपको याद है कि 2005 में भारत ने भी WTO का सदस्य बना, और WTO पर जब WTO के सदस्य बने तो उसमें ये था कि हर देश कम से कम 14 बैंकों को, 14 विदेशी बैंकों को अपने यहाँ कार्य करने देगा। तो भारत ने भी खोला। अब भारत ने खोला तो 14 बैंक, क्या भारत में 44 विदेशी बैंक इस समय भारत में कार्यरत हैं। अब इन 44 विदेशी बैंकों में जैसे कि HSBC है, हांगकांग संघाई बैंक और कॉरपोरेशन बैंक हो गया, इसके अलावा सिटी बैंक हो गया। तो इस तरीके से कई बैंक हैं जो भारत में कार्यरत हैं, और इसमें ये कहा गया कि अगर पहली शाखा खोलते हैं तो $10 मिलियन, दूसरी शाखा खोलते हैं तो $10 मिलियन, और अगर तीसरी शाखा खोलते हैं तो $5 मिलियन आप लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके अच्छा, भारत में जो बैंक खोले गए हैं विदेशी बैंक, उसमें सबसे बड़ा बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसकी लगभग 100 शाखाएं हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। तो अभी कतर का एक बैंक है दोहा बैंक, उसको भी भारत में काम करने की अनुमति दी गई है। अब आ जाइए भारत के बैंक, जो भारत के बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, मल्टीनेशनल हो गए हैं, जो भारत के बाहर काम कर रहे हैं। तो पहला तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 52 शाखाएं भारत के बाहर विदेशों में कार्यरत हैं। ठीक है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी पीछे नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की 51 शाखाएं भारत के बाहर कार्यरत हैं। तो इस तरीके से ये 2 बैंक ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बैंक के, उनको आप कह सकते हैं मल्टीनेशनल बैंक के रूप में ये भारत के बाहर कार्यरत हैं, और ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। तो इस तरीके से ये आपके चूँकि WTO पे साइन है, तो हमारे बैंक भी भारत के बाहर काम कर रहे हैं। और स्टेट बैंक की विदेशों में जो पहली शाखा थी वो कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खोली गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी कई देशों में है, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, कई देशों में इनकी शाखाएं हैं। तो इस तरीके से ये ब्रिटेन में तो सबसे ज़्यादा भारतीय बैंकों की शाखाएं हैं। तो इस तरीके से WTO के अंतर्गत हम लोगों ने कई देशों में अपनी शाखाएं खोली हैं। अब आगे देखिए कि ये जितने भी बैंक हैं हमारे वाणिज्यिक बैंक, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट है स्विट्जरलैंड के बासले नगर में, और वहाँ से बेसल मानक तय किए गए थे। बेसल 1, 2, 3 इस तरीके से बेसल मानक तय किए गए थे, और वो बेसल मानक के आधार पर बैंकों ने अपने गुणवत्ता में सुधार किया था।
ठीक है, आज के लिए इतना बहुत हो गया। आपको इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। बैंक से रिलेटेड कई पॉइंट और भी हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, लगातार आते जा रहे हैं, वो भी हम आपको धीरे धीरे कराएंगे। अगला चैप्टर हम आपको फिर, अभी कुछ लोगों ने ये कहा है कि पॉलिटिकल साइंस लगातार करा दीजिए या हिस्ट्री लगातार करा दीजिए, तो जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम उसको लगातार ही करा देंगे। हमको लगता है इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, अब कुछ एक पॉइंट तो रह ही गए हैं, तो उसको अगले उसमें हम करा देंगे। धन्यवाद।